नाउ वी गुड टू गो। आवाज आ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, ओके। तो ये थे इसके 6 रोग्स जो के इसके लिए सारे काम करते थे। अभी मैं सारी आपको बातें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हुआ क्या, माइकल जो है वो ड्यूक है कहाँ का, स्ट्रेल्सो का। इसके अलावा कैसल ऑफ जेंडा को ओन करता है वो, ठीक है। कैसल ऑफ जेंडा भी मैं पूरा बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसल ऑफ जेंडा कैसा था और कैसा नहीं था। जिस दिन मैं कैसल ऑफ जेंडा की मतलब जैसी कोई सिग्निफिकेंस तो आएगी चैप्टर 5-6 में तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा वो विलन था और अपने वो सारे डेविलिश प्लॉट्स जो था वो किससे पूरे करवाता था, अपने 6 रोग्स जो कि उसके 6 गुंडे थे, ठीक है, जिनको पेपर में किस नाम से जाना गया है, पेपर में या बुक में उनको कहा गया है द 6, ठीक है। पेपर में उनको किस नाम से या बुक में उनको किस नाम से जब पुकारा गया, किस नाम से जाना गया है, द 6। अब ये बातें जो हो है वो हो गई डन। अब एक तरफ आपने देख लिया कि किंगडम जो है, अच्छा एक बात मैंने आपको और अभी बतानी, क्योंकि अभी तक मैंने हीरो का नहीं बताया कि हीरो कौन था, ठीक है। आपने ऊपर देखा कि रुडल्फ एल्सबर्ग की फैमिली जो है, ठीक है, रुडल्फ एल्सबर्ग की फैमिली यानी कि किंग रुडल्फ उनका बेटा रुडल्फ एल्सबर्ग, इनकी फैमिली जो है वो एक बड़ी फैमिली थी, ठीक है। और इनकी बड़ी फैमिली यानी कि कुछ रिश्तेदार इनके, कुछ रिलेटिव्स इनके दूसरे मुल्कों में भी रहते थे, ठीक है। तो इनकी एक फैमिली जानने वाली यानी कि इनकी एक रिलेटिव फैमिली जो थी वो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। मैं बड़ा आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है। जब एल्सबर्ग पैदा हुआ था, जब एल्सबर्ग पैदा हुआ था तो एल्सबर्ग का तो बड़ा चर्चा हुआ होगा, क्योंकि क्या, क्योंकि वो बादशाह का बेटा पैदा हुआ है, तो वो एक प्रिंस पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसकी तो बड़ी सेलिब्रेशंस हुई होंगी, ठीक है। लेकिन उसी वक्त दूसरे मुल्क में यानी कि इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड के अंदर इनकी एक रिलेटिव फैमिली रहती थी जो कि डिस्टेंट कजन थे ये लोग, और इनकी एक रिलेटिव फैमिली रहती थी। वहां पे उनके घर भी एक बेटा पैदा होता है, ठीक है। वो फैमिली जो थी उसके घर भी बेटा पैदा होता है, और वो लोग उसका नाम क्या रखते हैं, रुडल्फ रेजेंडाइन। वो उसका नाम क्या रखते हैं, रुडल्फ रेजेंडाइन। ये बात समझ आई, रुडल्फ रेजेंडाइन, यानी कि रूरिटानिया में एल्सबर्ग का क्या होता है, बर्थ होती है, एंड इंग्लैंड में रेजेंडाइल की बर्थ होती है सेम टाइम पे, ठीक है। यानी कि ये दूर दूर रिश्तेदार हैं, कोइंसिडेंस है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है। लेकिन सुपरफिशियल अभी आपको लगने लगेगी। रुडल्फ एल्बर्ग जो था वो बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि वो किंग का बेटा था तो बड़े मशहूर हुए, और उसकी पैदाइश से लेके उसके सारे चर्चे जो थे वो दूर दूर तक मुल्कों में गए कि रूरिटानिया के बादशाह का बेटा पैदा हुआ है, ये वो सारी बातें जो थी वो दूर दूर तक गई, ठीक है। तो ये रुडल्फ फैमिली जो कि रूरिटानिया की जो रॉयल फैमिली थी रुडल्फ, इनके जो रिलेटिव फैमिली जो कि कहाँ रहती थी, इंग्लैंड में रहती थी, वहां भी क्या हुआ, ये खबर पहुंची कि बादशाह का बेटा पैदा हुआ है, और बादशाह ने उसका नाम क्या रखा है, रुडल्फ एल्बर्ग रखा है, ठीक है। इन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा, रुडल्फ रेजेंडाइल रखा। लेकिन रुडल्फ रेजेंडाइल जब पैदा हुआ था तो रुडल्फ रेजेंडाइल भी इन दो फीचर्स के साथ पैदा हुआ, रेड हेयर एंड पॉइंटेड नोज, रेड हेयर एंड पॉइंटेड नोज। उस टाइम रेजेंडाइल की जो फैमिली थी, रेजेंडाइल की फैमिली को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा कि बच्चा कैसा पैदा हुआ लाल बालों वाला, लेकिन देन अगेन उन्होंने इस चीज को इतनी सिग्निफिकेंस दी नहीं, ठीक है। अब जब एल्सबर्ग की पैदाइश की खबर काफी ज्यादा फैलती है कि किंग का जो बेटा पैदा हुआ है, यानी कि जो किंग का प्रिंस हुआ है वो रेड हेयर प्रिंस है, तो ये बात पहुंचती पहुंचती किसको पता चलती है, रेजेंडाइल के फादर को। किसको, रेजेंडाइल के फादर को। और जब रेजेंडाइल के फादर को ये बात पता चलती है तो रेजेंडाइल के फादर जो है वो उस बच्चे को देखने भी आते हैं, ठीक है। और वो एक चीज समझ जाते हैं कि ये
दोनों जो है वो बिल्कुल लुक अलाइक समझे, एक जैसी हाइट, एक जैसा कॉम्प्लेक्शन, एक जैसे फीचर्स, एक जैसा फेस कट, बिल्कुल आप कह लें कि कॉपी, एक दूसरे की कॉपी। यानी कि एक ही वक्त में एक ही जैसे दो बच्चे पैदा हुए, एक रॉयल फैमिली रूरिटानिया की, वहां का प्रिंस पैदा हुआ एल्बर्ग, और दूसरे नॉन रॉयल ब्लड रेजेंडाइल पैदा हुआ, लेकिन दोनों के फीचर्स बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी शक्ल, सब कुछ एक जैसे। ठीक है, तो ये हुआ। तो रेजेंडाइल के बड़े भाई भी थे जिनका नाम था रॉबर्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ, बुक में लिखा हुआ जब हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, रेजेंडाइल के बड़े भाई जिनका क्या नाम था, रॉबर्ट। तो बचपन से रेजेंडाइल के फादर ने रेजेंडाइल को और रॉबर्ट को तो ये बात सिखाई कि आज मैं जिंदा हूं और अगर कल मुझे कुछ हो भी गया तो तुम अपने भाई रेजेंडाइल को कभी रूरिटानिया नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि किंग, वो नेक्स्ट किंग बनेगा, उसके दुश्मन बहुत होंगे। तो रेजेंडाइल बिल्कुल किंग की तरह लगता है, तो कोई भी किंग को मारने के लिए रेजेंडाइल को जो है वो यूज कर सकते हैं, या रेजेंडाइल को किंग समझ के मार ना दे। तो तुम कभी भी रेजेंडाइल को वहां नहीं जाने देना, ये उसके फादर हमेशा से इनको समझाया करते थे। ठीक है, एक बात समझ आ गई? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताएं मुझे, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट सीन पे मूव करना है, तो मुझे पूछना चाहिए क्या क्लियर है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को यहां तक हो गया है क्लियर? ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ लें कि आपने देख लिया माइकल कौन है। ठीक है, आपने देख लिया प्रिंसेस फ्लेविया है जिनकी शादी नेक्स्ट किंग से होनी है। आपने देख लिया एल्बर्ग कौन है, जो कि प्रिंस है और सून टू बी द किंग होगा, यानी कि जैसे उसके फादर को जो भी डेथ वगैरह होगी तो उसके बाद किंग कौन बनेगा, एल्बर्ग बनेगा। एंड दूसरी एंड के ऊपर एल्बर्ग का एक दूर का रिश्तेदार, डिस्टेंट कजन, जो कि इंग्लैंड में रहता है। ठीक है, वो है रुडल्फ रेजेंडाइल। ठीक है, वो कौन है, रुडल्फ रेजेंडाइल। ठीक है, रुडल्फ रेजेंडाइल जो है, ये सारे कैरेक्टर्स अभी हमें क्लियर हो गए। इन्हीं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर आपका नॉवल घूमेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी आपको क्या पढ़ाना है, पेज नंबर 145 के कैरेक्टर्स। पेज नंबर 145 के कैरेक्टर प्लीज पेंसिल या पेन अपने हाथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे अभी लिखवानी है आपको कैरेक्टर्स के पास। ये जितने आपको कैरेक्टर्स के नाम नजर आ रहे हैं 145 से 146 तक, ये सारे आपको चैप्टर 1-2 तक याद हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो आपको नॉवल समझ नहीं आएगा। और नॉवल समझ कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कौन सा कैरेक्टर कहाँ था कहाँ नहीं था। तो इनको अच्छे से घर पे बैठ के पढ़िएगा आफ्टर दिस क्लास, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या बताया और क्या नहीं बताया। ठीक है, अब पहला कैरेक्टर देखें तो लिखा हुआ है रुडल्फ रेजेंडाइल, पेज नंबर 145। दी कैरेक्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कैरेक्टर लिखा हुआ है रुडल्फ रेजेंडाइल। इंग्लिश जेंटलमैन, इंडिपेंडेंट मीन्स इंग्लिश जेंटलमैन यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला। इंडिपेंडेंट मीन यानी कि एक किसी के ऊपर बोझ नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा था। एजुकेटेड ऑन द फ्रंटियर, स्पीकर ऑफ परफेक्ट जर्मन एंड एक्सीलेंट फ्रेंच। दो लैंग्वेजेस बेहतरीन बोलता था, एक जर्मन और फ्रेंच। ऑब्वियसली इंग्लिश भी बोलता होगा क्योंकि इंग्लिश जेंटलमैन था, तो ये बड़ी ऑब्वियस हो जाती है बात। ठीक है, गुड शॉट। गुड शॉट का क्या मतलब है, उसकी मार्क्समैनशिप बड़ी अच्छी थी, अच्छा निशानेबाज था। गुड हॉर्समैन, एक हॉर्स राइडर बहुत अच्छा था। और कॉम्पिटेंट स्वॉर्ड्समैन, और स्वॉर्डमैन भी बड़ा अच्छा था। तो ये सारी क्वालिटीज थी किसके पास, रेजेंडाइल के पास। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर आ गया लॉर्ड बलेस्डन। अब आप कहेंगे लॉर्ड बलेस्डन कौन है? लॉर्ड बलेस्डन के आगे ब्रैकेट में लिखे रॉबर्ट। लॉर्ड बलेस्डन के आगे ब्रैकेट में जा लिखा है ना, लॉर्ड बलेस्डन।
उनके आगे ब्रैकेट में लिख दें रॉबर्ट, ब्रैकेट में लिखे रॉबर्ट, लिख दिया। रेजेंटाइल के बड़े भाई रॉबर्ट जो थे वो कौन थे? एल्डर ब्रदर ऑफ रेजेंटाइल, लिखा हुआ है नीचे ही, लिखा हुआ है उसके नीचे जो टैग लाइन है उसमें लिखा हुआ है रुडल्फ रेजेंटाइल्स एल्डर ब्रदर, रेजेंटाइल का बड़ा भाई, एक्टिव इन पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था बंदा। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बलेस्डन ही उसको क्यों बोला गया है, असल नाम उसका था रॉबर्ट, उसको लॉर्ड बलेस्डन क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पोजीशन सर्व कर रहा था लॉर्ड की, ठीक है। लॉर्ड का कहा था, बलेस्डन जो एरिया था उधर का लॉर्ड था। इतनी सी बात क्लियर है। उसी के बाद देखे तो अगला नाम लिखा हुआ लेडी बर्लेस्डन का, लेडी बर्लेस्डन का, ठीक है। लेडी बर्लेस्डन जो कि रॉबर्ट की वाइफ, लॉर्ड बलेस्डन उनकी वाइफ लेडी बलेस्डन, ठीक है। उनका असल नाम जो था वो कौन था? रोज। उनका असल नाम जो था वो क्या था? रोज। एमसीक्यू आ जाते जब भी लिखवा रहा हूं ये ना। अब रोज चैप्टर 1 में आपको नजर आएंगी और उसके अलावा फिर आपको शायद ही नजर आए दोबारा, हाँ नहीं आएंगी ना, तो सिर्फ चैप्टर 1 में नजर आ रही है आपको। चैप्टर 1 में होंगी, 2 तक तो होंगी जब तक रेजिडेंट जाएगा नहीं आगे। तो अर्ली चैप्टर्स में रोज है, लॉर्ड बलेस्टन भी अर्ली चैप्टर्स में उनके बाद नहीं है, और फिर एंड में उनका एक छोटा सा फीचरिंग है, ठीक है। तो लिखा हुआ है रुडल्फ रेजिडेंट सिस्टर इन लॉ। फिर है जॉर्ज फेदरली, नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज फेदरली, जो कि कौन था? ब्रिटिश एम्बेसी जो कि पेरिस में थी, यानी कि फ्रांस में जो इंग्लैंड की एम्बेसी थी उसमें डिप्लोमेट था, यानी कि फ्रेंच डिप्लोमेट था, जो कि रहता कहा था? ओ, इंग्लिश डिप्लोमेट था जो कि रहता कहा था? पेरिस में, ठीक है। एम्बेसी, एम्बेसी में रहता था, ऑब्वियस हो गया ये। अब आप कहेंगे कि जॉर्ज फेदरली कौन था और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपको समझ आएगा चैप्टर 1, 2, 3 में। चैप्टर 1, 2, 3 में जॉर्ज फेदरली, ये जितने ऊपर कैरेक्टर आए हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे चैप्टर 1, 2, 3 में। अच्छा जी, तो जॉर्ज फेदरली जो कि डिप्लोमेट था ब्रिटिश एम्बेसी में, अंडरलाइन कर ले डिप्लोमेट ब्रिटिश एम्बेसी पेरिस, याद रखिएगा एमसीक्यू जरूर आते हैं, जरूर कंफ्यूज करते हैं वो एक स्टूडेंट को। नेक्स्ट आ गया बर्ट्रैम बर्ट्रैंड, नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया बर्ट्रैम बर्ट्रैंड। अभी आप कहेंगे ये क्या है, आपसे तो शायद प्रोनाउंस भी ना करा जा रहा हूं कुछ बच्चों से अभी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। कैरेक्टर कौन सा है? बर्ट्रैम बर्ट्रैंड। ये जो था पोइट था, जर्नलिस्ट था, और रहता कहाँ था? पेरिस में। जॉर्ज फेदरली और बर्ट्रैम बर्ट्रैंड आपस में दोस्त थे, और उसके अलावा ये दोनों दोस्त किसके थे? लॉर्ड बलेस्टन के, यानी कि रेजेंडाइल के भाई के। दोनों दोस्त किसके थे? रेजेंडाइल के भाई के दोस्त थे, जो रहते कहाँ थे? पेरिस में रहते थे, ठीक है, लेकिन वैसे दोस्ती थी इनसे। यहां तक समझ आ गया? ओके। अब अगला कैरेक्टर देखें, ये फ्लेविया के बाद अगर कोई कैरेक्टर इस प्ले में इंपॉर्टेंट है तो वो मैडम एंटोइनेट डी मॉबन का है। मैडम एंटोइनेट डी मॉबन, फ्रेंच नेम है, फ्रेंच औरत थी, और अभी मैं आपको ब्लूपर देता हूं बीच में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी जगह के ऊपर इनको मॉबन बोला गया है, बहुत सारी जगह मैडम डी मॉबन बोला गया है, आपके ऊपर है। आप या तो मैडम एंटोइनेट डी मॉबन लगाएं, आप एंटोइनेट डी मॉबन लगा दें, या आप मैडम डी मॉबन लगा दें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आप इस तरीके से जो है वो सारे काम कर सकते हैं प्ले में, ठीक है। मैडम एंटोइनेट डी मॉबन जो थी वो करीब करीब 35 टू 35 एज की बीच की औरत जो कि दिखाई गई है। एंड वो एक पैसे वाली खूबसूरत औरत थी जो कि एक विडो थी, यानी कि शी हैज बीन मैरिड बिफोर, लेकिन उनकी हस्बैंड जो है उनका डेथ हो गया, तो उनके हस्बैंड जो है वो अब क्या होते हैं उसके बाद, क्या होता है वो? बेवा। यस, थैंक यू, बेवा। अब वो एक बेवा है, वाओ, आई लव दिस वर्ड। अब वो एक बेवा है, ठीक है, लेकिन 30 साल की जवान बेवा, पैसे वाली खूबसूरत, तो आप इमेजिन कर लें कि वो बेवा कैसी बेवा हो। अब इसमें से
जॉर्ज फेदरली, क्योंकि ये फ्रेंच औरत थी और पेरिस में ही रहती थी, तो जॉर्ज फेदरली बड़ा पसंद करता था किसको? जॉर्ज फेदरली बड़ा पसंद करता था किसको? यस, मैडम एंटोनेट डी मॉर्गन को। ठीक है, लेकिन मैडम एंटोनेट डी मॉर्गन जो थी वो एक अलग ही चक्रों में थी। अब मैंने आपको बताया माइकल के बारे में, माइकल का मैंने बताया आपको। माइकल शादी किससे करना चाहता है? अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है, बताएं जरा। माइकल शादी किससे करना चाहता है? बताएं बताएं, मैं भी नहीं आगे चलूंगा जब तक नहीं बताएंगे सारे जितने बैठे हुए। ओके, काफी सारे लोग आ गए। माइकल माइकल से शादी करेगा, क्या बात है। माइकल जो है वो शादी किससे करना चाहता है? प्रिंसेस फ्लेविया से। क्योंकि माइकल किंग बनना चाहता है। विलेन इसलिए है ना क्योंकि वो किंग बनना चाहता है, साजिश करेगा, प्लॉटिंग करेगा और फंसाएगा, पकड़वाएगा, मारेगा। तो वो किंग बनना चाहता है। एंड क्योंकि वो किंग कैसे बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ फ्लेविया से शादी करके। क्योंकि वो डायरेक्ट कभी भी किंग नहीं बन सकता, वो फ्लेविया से शादी करेगा। क्योंकि किंग का फर्स्ट हेयर कौन है? अच्छा, ये एक एमसीक्यू होता है, याद रखिए। किंग के लिए फर्स्ट हेयर कौन है? एल्बर्ग है। इमीडिएट हेयर टू द थ्रोन कौन है? एल्बर्ग है। एल्बर्ग के बाद कौन है? प्रिंसेस फ्लेविया। माइकल कभी भी नहीं है। यानी कि अगर प्रिंसेस फ्लेविया भी नहीं बनती तो कोई और बन जाएगा, माइकल नहीं बन सकता किंग। माइकल को क्या करना पड़ेगा? उसको फ्लेविया से शादी करके किंग बनना पड़ेगा। तो वो उसको बचपन से बहुत अच्छी लगती थी। उसकी माँ भी जो थी वो कुछ ऐसी थी, उसने उसको सिखाया, भाई तुमने बादशाह बनना है, एल्बर को रास्ते से हटाना है। वो स्टार प्लस वाले थोड़े सीन हुए होंगे बचपन में, आई डोंट नो, मैं उधर नहीं था, वरना मैं खुद बन जाता फ्लेविया से शादी करके किंग। बट अभी जो सीन चल रहा है वो सीन क्या चल रहा है कि माइकल जो है वो किसको पसंद करता है बहुत? फ्लेविया को पसंद करता है। लेकिन अभी फ्लेविया को ये बात पता नहीं है कि ये मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, या इसके दिल में क्या है क्या नहीं है। असल में तो वो किंग भी बनना चाहता है। उसको पता है कि मैंने फ्लेविया से शादी कर ली तो एक तीर में दो शिकार, यानी कि मैं, मुझे किंगडम भी मिल जाएगी और मुझे इस किंगडम की सबसे खूबसूरत औरत से शादी भी मेरी हो जाएगी। तो वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। इज बीइंग वेरी स्मार्ट। लेकिन असल में फ्लेविया की शादी किससे होनी है? ऑन द लीगल नोट एल्बर से होनी है। यानी कि अगर एल्बर को की मौत हो जाए या कुछ एक्स वाई जेड ऐसा हो जाए तो शादी किससे हो जाएगी? माइकल से हो सकती है। लेकिन पहली प्रायोरिटी के ऊपर शादी किसकी है? माइक एल्बर की फ्लेविया से। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कि पसंद वो किसको करता है? फ्लेविया को करता है। लेकिन उसका अफेयर जो चल रहा है वो किससे चल रहा है? मैडम एंटोनेट डी मॉर्गन से चल रहा है। और मैडम एंटोनेट डी मॉर्गन उसके प्यार में पागल है, गिरफ्तार, पागल, अंधी, सारी चीजें जो है वो उसकी मोहब्बत में। यानी कि शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, रहती वो पेरिस में है, लेकिन उनकी जिंदगी के मोस्ट लम्हात जो है वो कहाँ गुजरते हैं? रूरिटानिया में ही गुजरते हैं। रूरिटानिया में भी कहाँ? जेंडा में गुजरते हैं, जहाँ पे माइकल की रेजिडेंस है। ठीक है, सबको, पूरे मुल्क को पता है, पूरी किंगडम को पता है कि माइकल एंड टर्नेट डी मॉर्गन जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों का अफेयर चल रहा है, दोनों एक रिलेशनशिप के ऊपर अंदर है। लेकिन एंटोनेट भी ये बात जानती है कि ये किंग बनना चाहता है, और किंग बनने के लिए इसको पता है एक ही रास्ता, और वो क्या? फ्लेविया। तो ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ सकता है। उसके दिल में ये हमेशा डर लगा रहता है। किसको? एंटोनी डी मॉर्गन को। उधर एंटोनी डी मॉर्गन को कौन पसंद करता है? जॉर्ज फेदरली करता है, जिसको और कोई पसंद नहीं करता। सिर्फ वो अपना, वो सिर्फ इनको करता है, और यहीं पे ये चेन खत्म हो जाती है। तो ये उसको वो, उसको वो अलग, इतनी लंबी गेम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? मैडम एंटोनेट तक क्लियर हो गया? ठीक हो गया। उसी के बाद
अगला कैरेक्टर लिखा हुआ है किंग रुडल्फ ऑफ रूरिटानिया। किंग रुडल्फ ऑफ रूरिटानिया, ये कौन है? क्या हुआ? ये कौन है? किंग रुडल्फ ऑफ रूरिटानिया, ये कौन है? रुडल्फ एल्बर्ग, जो कि अब किंग बनेगा। लिखा हुआ नीचे न्यूली असेंडेड टू द थ्रोन। इतनी बात समझ ले, जहां से आपका प्ले स्टार्ट होगा ना चैप्टर 1, किंग मर चुका है और अब एल्बर्ग को बादशाह बनना है, वहीं से साजिशें स्टार्ट हो जाएगी। बस ऐसे ही को समझ ले, ठीक है? तो अगर आप किंग रुडल्फ ऑफ रूरिटानिया के आगे कंफ्यूज हो रहे हो तो साइड पे पेंसिल से आप लिख सकते हैं, पेन से, जो भी आपके पास है, एल्फबर्ग, रुडल्फ एल्फबर्ग या किंग एल्फबर्ग, इस तरीके से। हो गया बच्चों? ओके। नेक्स्ट है प्रिंसेस फ्लेविया का कैरेक्टर। कजन किसकी है? माइकल और किंग रुडल्फ दोनों की कजन है, यानी कि एल्बर्ग की और माइकल की दोनों की कजन है, और इमीडिएट हेयर टू द थ्रोन। यानी कि अगर एल्बर्ग को कुछ हो जाता है तो यही इमीडिएट हेयर थ्रोन के लिए यही बादशाह बनेगी, वो यही क्वीन रानी बनेगी, और मतलब ये जिससे शादी कर लेगी वो बादशाह बन जाएगा। तो इस तरीके से जिंदगी इनकी चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट आ गया, तो फिर देखे काफी ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। माइकल ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो। माइकल ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो। माइकल जो है वो कौन है? हाफ ब्रदर है किंग रुडल्फ का। हाफ ब्रदर क्यों? क्योंकि मदर चेंज है, इसलिए हाफ ब्रदर, ठीक है? नॉट अ लीगल हेयर टू द थ्रोन। थ्रोन का लीगल हेयर नहीं है, किसी भी कंडीशन के ऊपर वो अपने आप को किंग प्रोक्लेम नहीं करवा सकता। हाँ, फ्लेविया से शादी करके वो अपने आप को किंग जरूर बना सकता है। He is the son of previous king's second and morganatic marriage, owner of Castle of Zenda and the surrounding estate. यहां तक समझ आ गया? फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है कर्नल सैप इन द सर्विस ऑफ किंग रुडल्फ। फिर है फ्रिट्ज फॉन टर्लेनहाइम इन द सर्विस ऑफ किंग रुडल्फ, distant cousin of Count Stanislaus von Terlenheim, who owns a large house in the state from few miles from Zenda. ओके, अब जो किंग है ना, किंग की सर्विस में दो लोग आएंगे। किंग की जो नया किंग बनेगा, क्योंकि अब एल्बर्ग के और माइकल के फादर की डेथ हो चुकी हुई है और अभी किंगडम चल रही है बिना किंग के, ठीक है? और मिनिस्टर को क्या कहते हैं, काउंसिल जो है उनको एक नया किंग बनाना, और जाहिर सी बात है एल्बर्ग के अलावा और कोई है ही नहीं, एल्बर्ग नहीं बनना है। तो कर्नल सैप जो थे वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, जो कि इसके फादर की सर्विसेज में थे, यानी कि फादर के साथ थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला जो भी अब आपको समझना है वो काम करते थे, फादर की सर्विसेज में थे। लेकिन फादर के मरने के बाद अब उसके बेटे को वो किंग बनाएगा, उसके बेटे को पूरा गाइड करेगा किस तरीके से किंगडम चलानी है, ये वो, उसको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? इसी की तरह किंग के साथ जो एक नया उसका असिस्टेंट मुकर्रर होगा वो कौन है? फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहाइम। तो ये दोनों अभी किंग के साथ है, जो जब तक किंग बन नहीं जाता उसके साथ रहेंगे, और किंग बनने के बाद भी उसके साथ रहेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही? अब फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहाइम जो है बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक मामूली सा आदमी नहीं है, वो एक बहुत अमीर काउंट है, जो कि टर्लेनहाइम जगह का काउंट है, उसका कजन भी है ये, ठीक है? फिर इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि कौन है? काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉवजेन। काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉवजेन। अब ये जो है वो लेडी इन वेटिंग है प्रिंसेस फ्लेविया की। फ्लेविया की लेडी इन वेटिंग जो है, यानी कि फ्लेविया की जो असिस्टेंट है वो कौन है? काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉवजेन। और यहाँ पे एक स्पॉइलर और, कि काउंटेस हेल्गा और फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहाइम आपस में रिलेशनशिप में, ठीक है? काउंटेस हेल्गा और फ्रिट्ज आपस में रिलेशनशिप, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मार्शल स्वेकेंस। मार्शल स्वेकेंस जो है वो कमांडर इन चीफ है रूरिटानियन आर्मी का, जो रूरिटानिया की आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ द सिक्स। अच्छा जी, ये जरा कान खोल के द सिक्स को सुन लीजिएगा, 5 नंबर का सवाल है, और यही इसी पेज इसी लाइन से सवाल आ रहा है, ठीक है? लिखा हुआ है सिक्स अनस्क्रप्युलस एंड रेजिलेंट जेंटलमैन इन द सर्विस ऑफ माइकल। यानी कि 6 गुंडे बदमाश जो है वो किसकी सर्विस में है? माइकल, जो कि ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो है, माइकल की सर्विसेज में है, ठीक है? अब ये 6 जो है वो डिवाइडेड है, ये 6 जो है ये डिवाइडेड है 3-3 के ग्रुप में। 3 जो है वो रूरिटानियन से, यानी कि माइकल ने 3 जो मुकर्रर करे वो अपनी ही किंगडम के करें, यानी कि अपनी कम्युनिटी के, अपनी मुल्क के लोग, सेम नेशनैलिटी वाले।
लेकिन 3 जो है वो फॉरेनर है। अब यही आपको याद रखना होता है कि 3 जो रूरिटानियन थे उनके नाम क्या थे, उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स क्या थे, ठीक है, और 3 फॉरेनर जो थे वो तीनों में उनके नाम क्या क्या थे और वो किस किस किंगडम से थे। यानी कि समझ आ रही है कि 6 के 6 की एग्जैक्ट नाम, जिसमें 3 की नेशनैलिटी तो रूरिटानियन है, 3 की अलग है, एक की इंग्लिश है, एक की बेल्जियन, एक की फ्रेंच है। तो ये आपको 4 नेशनैलिटीज विद 6 नेम्स जो है वो याद करनी होगी, ठीक है। तो 3 जो थे वो रूरिटानियन थे और 3 फॉरेनर थे। 3 रूरिटानियंस थे, 3 फॉरेनर थे। 3 फॉरेनर में पहला फॉरेनर जो था वो कौन था, डी गॉटेट। पहले का नाम है डी गॉटेट। डी गॉटेट जो था वो कौन था, फ्रेंच था, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टर है बर्सोनिन का। बर्सोनिन जो था वो कौन था, बेल्जियन था, ठीक है। फिर अगला कैरेक्टर है डेचर्ड का। डेचर्ड जो था वो इंग्लिश था। 3 लोग, डेचर्ड, डी गॉटेट, बर्सोनिन। डेचर्ड, डी गॉटेट, बर्सोनिन। डेचर्ड फ्रॉम इंग्लैंड, बर्सोनिन फ्रॉम बेल्जियम, डी गॉटेट फ्रॉम फ्रेंच, ठीक है। इसके अलावा 3 थे रूरिटानियंस। 3 रूरिटानियंस में पहले का नाम लॉइंग्रम, दूसरे का नाम क्राफ्टीन, तीसरे का नाम रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। तीसरे का नाम रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। ये 6 नाम क्लियर हो गए। अब कहीं भी आप साइड पे, अच्छा उसके आगे लिखा हुआ देख लो, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ फॉर द मोस्ट डेयरिंग एंड डेंजरस ऑफ द 6। इन 6 के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर था वो किसका था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ का था। इन 6 का लीडर भी कौन था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ था। रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ इतना डेंजरस कैरेक्टर था कि खुद माइकल भी उससे कभी कभी डरता था। यहां तक मेरी बात समझ आई? ओके। और एक और बात जो मुझे आपको बतानी है कि रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ किसको पसंद करता था, एंटोनी डी मॉबिन को। यू गाइस मस्ट बी लाफिंग। तो एंटोनी डी मॉबिन जहां पे रहती थी वहां उनको जॉर्ज फेदरली भी पसंद करता था, वो एक अलग ही गेम है। एंटोनी डी मॉबिन इन रिलेशन थी किसके साथ, माइकल के साथ। और माइकल के जो 6 गुंडे थे उनमें से जो उनका हेड था रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ, वो भी किसको पसंद करता था, एंटोनी डी मॉबिन को पसंद करता था, और ओपनली इस चीज का इकरार करता था दैट आई लाइक यू। सही है। अब ये हो गई यहां तक बात डन। अच्छा, एक एमसीक्यू कहीं भी लिख लें आप साइड पे बुक में, कहीं भी लिख लें। अगर आपसे पूछे ना प्रिजनर ऑफ जेंडा का सीक्वल कौन था, यानी कि सीक्वल का नाम क्या बताए। सीक्वल का मतलब समझ रहे हो कि इसके बाद जो नॉवल आया था उसका नाम क्या था। 2 नॉवेल्स आए थे, तो प्रिजनर ऑफ जेंडा आया, और प्रिजनर ऑफ जेंडा का पार्ट 2 यानी कि इसका सीक्वल जो आया वो कौन था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। उस नॉवल का नाम क्या था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। ये भी याद रखें, कहीं भी लिख लें या मैं लिख दूं। सीक्वल जो उसका आया, सीक्वल कौन सा था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। सीक्वल जो उसका आया वो कौन था, रुपर्ट ऑफ हेंड्सॉ। समझ आई ये बात? ये एमसीक्यू है सारे भाई। उसके नीचे कैरेक्टर देख लो, जोहान एक कैरेक्टर आया। अब जोहान क्या था भाई, एक अभी आप चैप्टर शुरू के चैप्टर्स में देखेंगे, शुरू के चैप्टर्स में ही आएगा। फर्स्ट 6 चैप्टर्स के अंदर एक शूटिंग लॉज है। कौन है, एक शूटिंग लॉज है। और उसके अलावा जो माइकल का कैसल है, ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा थ्रू आउट द प्ले। एक शुरू के चैप्टर्स में आएगा शूटिंग लॉज, और उसके अलावा जो माइकल का कैसल है, इसका जो पूरा काम दाम देखता है, जो पूरा यानी कि जिसके पास सारी कीज होती हैं, जो कि सारी चीजें देखता है, वो कौन है, जोहान। यानी कि माइकल का एक और बंदा जिसका नाम है जोहान। जोहान के पास क्या होती है, सारी कीज वगैरह होती है, ठीक है। जोहान का एक भाई कौन है, मैक्स सॉल्व, जो कि माइकल का बॉडी सर्वेंट है, बॉडीगार्ड वगैरह, ठीक है, पर्सनल बॉडीगार्ड जो हर वक्त साथ रहता है, वो कौन है, मैक्स सॉल्व है, जो कि जोहान और मैक्स सॉल्व आपस में भाई। इसके अलावा अगला कैरेक्टर लिखा हुआ छोटा सा, जोसेफ, जो किंग बने हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई कि किंग जो था, किंग था एक ड्रंकर्ड आदमी।
किंग, मैंने कुछ ऐसा बताया था, किंग ड्रंकर्ड था, फॉरेनर कहते थे लोग उसको अपने ही मुल्क में। क्या जल्दी बता दिया करो, मैंने कुछ ऐसा कहा था, यस और नो? क्या मैंने इधर बताया था या नहीं? नहीं बताया, ओके। अब सुने, एल्बर्ट जो था वो बचपन से ही अपने मुल्क में जिंदगी नहीं गुजारता था। माइकल ने शुरू से किंगडम में इंटरेस्ट लिया, माइकल पॉलिटिकल पोजीशन संभालता था, माइकल बाप के साथ भी आगे आगे होता था हर काम में, लेकिन माइकल किंग नहीं बन सकता था अनफॉर्चुनेटली। ऑन दी अदर एंड जो किंग बन सकता था वो कौन था? एल्बर्ट। और एल्बर्ट को कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। एल्बर्ट शुरू से एक बिल्कुल ही अलग माइंडसेट का बच्चा, जो पार्टीज करता था, हर वक्त नशे में रहता था, हर वक्त नशे में, इतनी ड्रिंक करता था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। ठीक है। और बहुत बहुत कम ऐसा उसके लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है कि वो अपने मुल्क में नजर आए, यानी कि वो दूसरे मुल्कों में होता था, पार्टीज कर रहा है, इस तरीके की जिंदगी वो गुजारता था। तो खुद उसके अपने मुल्क के लोग जो थे वो इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे कि ये एक फॉरेनर है, हमारे ही फॉरेनर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बाहर गुजार दी, अब आके हम पे हुकूमत करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये क्या बात हुई। और बहुत सारे लोग जो थे वो माइकल की फेवर में थे कि माइकल को ही हमारा किंग बनना चाहिए, लेकिन ऑन ऑफिशियल नोट वो किंग बन नहीं सकता था। तो एल्बर जहां भी जाता था, एल्बर का एक असिस्टेंट होता जो एल्बर का खाना तैयार करता था और एल्बर की वाइन का बंदोबस्त करता था। ठीक है। यानी कि प्रिंस का असिस्टेंट जो कि प्रिंस का खाना और प्रिंस की वाइन का इंतजाम करेगा, तो वो बंदा कौन था? जोसेफ। कैरेक्टर सारे क्लियर हो गए? ओके, कैरेक्टर्स हो गए, और मैंने अभी काफी सारा बता दिया आपको। अब मेरा अपना एक स्टाइल है नॉवल पढ़ाने का, और मेरे स्टाइल में यह है कि आप नीचे प्लॉट समरी देख रहे हैं। अब प्लॉट समरी लिखी हुई है पहले चैप्टर 1-2 की, जिसको अगर आप अभी रीड कर लें या बाद में भी करें तो आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर 1-2 में हुआ क्या था। आपको ऊपर ऊपर से बातें तो समझ आ गई, लेकिन क्योंकि मुझे 8 साल से ये नॉवल पढ़ा रहा हूँ, 1 साल मैंने खुद भी पढ़ा, तो 9 साल हो गए मुझे। ठीक है। तो 9 साल से मैं ये नॉवल पढ़ रहा हूँ, तो हमने भी कभी इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा, यानी कि चैप्टर पूरा कोई भी रीड नहीं करवाता। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट कहानी बता के एक पढ़ा देते, बहुत सारे टीचर मूवी दिखा के पढ़ा देते हैं। मैं जो हूँ वो प्लॉट समरी पढ़ाता हूँ, प्लॉट समरी के साथ मूवी भी दिखाता हूँ, और क्योंकि मैंने पूरी बुक खुद रीड करी हुई है, तो मुझे एक एक चैप्टर की पॉइंट्स पता है। तो मैं क्लास में करता क्यों, मैं हर चैप्टर, जैसे प्लॉट समरी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1-2 की, मैं चैप्टर 1-2 की हेडिंग बनाऊंगा। आप क्लास में होते तो बहुत मजा आता फिजिकल में, तो क्लास में होते तो अच्छा होता। तो मैं चैप्टर 1-2 की हेडिंग बनाता, और मैं पूरा चैप्टर पहले आपको स्ट्रक्चर बना बना के एक्सप्लेन करता, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसके बाद जैसे ही हम रीड करते हैं आप कहते हैं यस, बातें डन। और आप ये भी देखते हैं कि रीडिंग में कितनी बातें बताई, और मैंने बेतहाशा बातें अलग से लिखी हैं जो चैप्टर में थी। ठीक है। और पेपर में आपको पूरा लिखना होता है। तो प्लॉट समरी सिर्फ किस लिए होती है? रिवीजन के लिए, कि बच्चा जैसी हाँ प्ले पढ़ा हुआ है, रिवीजन करनी, फटाफट इसको पढ़े और रिवाइज कर ले। बात मेरी समझ आई? कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से? प्लॉट समरी से। लेकिन प्लॉट समरी से पहले मैं क्या करूंगा? पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि भाई ये हुआ था, उसकी बेसिस पे ये हो रहा है। ठीक है। डायरेक्ट 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 करते करते हम आगे चलेंगे। ये अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स आपको आएंगे वो प्रोबेबली चैप्टर 1-2-3 कवर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद पूरी कि चैप्टर 1-3 कवर हो जाएंगे, जो लेक्चर्स आपको वीडियो मिलेंगी नेक्स्ट वीक के लिए। कोई सवाल है आज की क्लास में तो मुझे बता दें, वरना 1 मिनट में और दे रहा हूं, अगर आप सवाल पूछ ले तो ठीक है, वरना मैं वाइंड अप कर रहा हूं। कोई सवाल आपका है? यस सुनो। थैंक यू। ओके, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले जी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। ओके, सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज। आप ब्रदर का मतलब होता है सुतेला भाई।